आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट 1 में से है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो मैं उससे रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हिस्ट्री, पोल साइंस और आगे और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला कि लोक प्रशासन क्या है। हमारी बुक थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी, जिसमें कंसेप्ट एंड थ्योरी बतानी थी। तो पूरी बुक में तो यही डिटेल दे रखी है लोक प्रशासन से रिलेटेड, लोक नीति से रिलेटेड। तो पहला यूनिट ही हमारा यही है, लोक प्रशासन क्या है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ, क्षेत्र और महत्व, ये तीनों चीज़ें इसमें एक ही क्वेश्चन में मैं कवर अप कर दूंगी। जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको धीरे धीरे समझाती रहूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी लिखी हुई है, तो मैं उसको कट करके आपको छोटी मोटी जो लाइन है वो मैं आपको बता दूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में लिखने में आसानी हो। तो आंसर है, लोक प्रशासन का संबंध प्रशासन की व्यापक अवधारणा के एक अभिन्न अंग से है। मतलब कि जो ये लोक प्रशासन है वो व्यापक अवधारणा के एक विभिन्न अंग से रिलेटेड है। जो प्रशासन है उसकी जो अवधारणाएं दे रखी है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी अवधारणाएं दे रखी है लोक प्रशासन की, उससे रिलेटेड ही है ये। लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पहले लोक और प्रशासन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि लोक प्रशासन को पूरा समझने के लिए दोनों जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग हैं, उसको अलग अलग समझना ज़रूरी है, तभी आप लोक प्रशासन का अर्थ अच्छे से जान पाएंगे। लोक का अर्थ किसी राज्य की जनता से है। मतलब कि कोई राज्य है, जो राज्य जिसमें लोग रहते हैं, लोगों को बोला जाता है लोग, वहाँ की जनता को कहा गया है लोक, जिसके नाम से ये लिखना है। इसमें क, ख और ग पॉइंट्स दे रखे हैं जो इसके अर्थ बताए हुए हैं, जो आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लोक प्रशासन बीच में पॉइंट लगा रखा है मैंने, जहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। लोक प्रशासन में लोग का अर्थ ऐसे लोगों के समूह से है जो राज्य के सदस्य हैं। मतलब कि राज्य के जो सदस्य उनको कहा गया है लोक। राज्य की सीमा में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, युवक हैं, वृद्ध हैं, पुरुष, नारी, महिलाएं जितनी भी हैं, चाहे बीमारी हो, जो एबल होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, वो सब लोक में आ जाते हैं। मतलब सीधे सीधे इस कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग हैं, इंसानों में जो लोग आते हैं, जिन्हें हम लोग कहा जाता है, उसी का ही एक वर्ड निकला है इससे, लोक, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। राज्य में जो लोग रहते हैं उन्हें कहा गया है लोक। कहने का अर्थ यह है कि लोक राज्य में रहने वाले उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके प्रति राज्य अपने दायित्वों को पूरा करता है। मतलब कि इनके थ्रू ही तो राज्य जो है वो अपने दायित्वों को पूरा करेगा। जब लोग होंगे तो तभी तो वो अपने दायित्वों को पूरा करेगा। अगर लोग नहीं होंगे तो फिर वो किसके लिए सब काम करेगा, राज्य जो है। और लोग भी उसके प्रति कर्तव्यों को पूरा करते हैं। मतलब कि जो लोग हैं उसके प्रति भी अपने जो फ़र्ज़ हैं उनको भी पूरा करते हैं और सरकार के प्रति विश्वास रखते हैं। दूसरी तरफ आता है, लोक का मतलब हमने जान लिया। दूसरी तरफ आता है प्रशासन। प्रशासन शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शास धातु में प्र उपसर्ग लगने से हुई है। प्र लगने से इसमें हुई है, उपसर्ग होता है आगे कोई वर्ड हम लगाते हैं, तो उसका तात्पर्य परिष्कृत अथवा उत्कृष्ट विधि से शासन करना है। मतलब कि प्रशासन शब्द के लिए अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रशासन जो है उसे इंग्लिश में बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। यह शब्द लैटिन भाषा के 2 पदों से निकला है। पहला पॉइंट है एड और सेकंड है मिनिस्ट्रेट, जिसके नाम से ये निकला है एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है किसी की सेवा करना, अर्थात मतलब व्यवस्था करना। मतलब कि मिनिस्ट्रेट का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की सेवा करना लोगों की, और या उन लोगों के लिए कोई ऐसी मैनेजमेंट करना, व्यवस्था करना। इसी आधार पर ग्लैडन ने कहा है कि प्रशासन का अर्थ है लोगों की परवाह करना या देखभाल करना उनकी। लोक प्रशासन का मतलब सीधा सीधा आप जान गए होंगे कि क्या मतलब है। इसका मतलब कि कार्यों का प्रबंध करना भी होता है।
ये थोड़े से बहुत हैवी लैंग्वेज है, इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, बस यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। आगे आपको समझ में आए तो आप कर लेना, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ख़ास है इसमें डेफिनेशन के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि लोक प्रशासन को सरकारी प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है, इस लाइन को आप लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि लोक का अर्थ है सरकार। इस प्रकार लोक प्रशासन सरकार के प्रशासनिक संगठन पर केंद्रित होता है। जो लोक प्रशासन है वो सरकार के जो काम होता है, वो संगठन है, प्रशासनिक संगठन, उस पर ही केंद्रित रहते हैं। और विलोबी मतलब एक इंसान का नाम है जिन्होंने लोक प्रशासन को एक्सप्लेन किया है। लोक प्रशासन को व्यापक तथा संकुचित दोनों अर्थों में परिभाषित किया गया है। व्यापक मतलब खुला, जो हम पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया जाता है उसे व्यापक उसे बोला जाता है, डिटेल में जिस अर्थ को एक्सप्लेन किया जाए। और संकुचित दोनों अर्थों, संकुचित मतलब ब्रीफ में, इन दोनों अर्थों को परिभाषित किया है। व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन में वह सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जो सरकार की तीनों शाखाओं से संबंध है। मतलब जो लोक प्रशासन है उसमें सारे कार्य सम्मिलित हैं, जिनमें जो सरकार की तीन शाखाएं क्या थी? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये तीन शाखाएं हैं जो इससे रिलेटेड है लोक प्रशासन। और संकुचित अर्थ में सीधा अगर ये कहा जाए कि ये सरकार की कार्यपालिका शाखा से ये संबंधित है। तो ये पॉइंट्स हैं जिसमें बताया गया है, यहाँ तक लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है लोक प्रशासन का क्षेत्र। लोक कल्याणकारी राज्य के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र भी निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसके क्षेत्रों में बहुत सारा विस्तार किया जा रहा है, उसके साथ साथ लोक प्रशासन का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग बन चुका है। लोक प्रशासन द्वारा जिन कार्यों को संपादित किया जाने लगा है वह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में अत्यधिक योगदान दे रहे हैं। जो लोक प्रशासन है उसके थ्रू जो कार्य किया जा रहा है, संपादित मतलब जो कार्य आगे किए जा रहे हैं, उनको संपन्न किए जा रहे हैं, वह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत भी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। एल.डी. वाइट ने इसी को ध्यान में रखकर लिखा है कि लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु तथा क्षेत्र सभी मिलकर इसे आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु बना रहे हैं। एल.डी. वाइट ने इस चीज़ को भी लोक प्रशासन का अर्थ बताया गया है कि लोक प्रशासन की जो प्रकृति है और विषय वस्तु है और क्षेत्र है वो सभी मिलकर एक आधुनिक शासन व्यवस्था का भी केंद्र बिंदु ये बना देते हैं। मार्क्स के अनुसार, मतलब ये जितने भी नाम हैं, एल.डी. वाइट हो गया, मार्क्स हो गया, ये सारी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। और विलोबी भी ऊपर पड़ा था, जो ये सारे इन लोगों ने लोक प्रशासन के लिए एक अपना व्यूज़ दिया है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए हैं। तो मार्क्स के अनुसार ये कहा गया है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी विषय आते हैं जिनका संबंध सार्वजनिक नीति से है। मतलब कि जो सार्वजनिक नीति है, जो समाज सोशल के लिए जो नीतियाँ बनाई गई हैं सोशली, वो उसके अंतर्गत आते हैं लोक प्रशासन के अंतर्गत। स्थायी परंपराओं के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ असैनिक संगठन, कर्मचारियों एवं प्रक्रियाओं से लगाया जाता है जो प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यपालिका को दिए जाते हैं। परंतु जिस तरह लोक प्रशासन की परिभाषा में भिन्नता दृष्टिगोचर हुई, उसी तरह इसके क्षेत्र को निश्चित करना कठिन है। अब लास्ट में ये लिख सकते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में 4 तरह की दृष्टिकोण प्रचलित है। मतलब कि अगर आपको ज़्यादा लेंदी लगी ये पूरा आंसर, तो आप एक काम कर सकते हैं कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये टॉपिक्स ना ही लिखें तो बेहतर है। आप डायरेक्टली इसके दृष्टिकोण बता सकते हैं कि क्षेत्र में 4 तरीके के दृष्टिकोण बताए गए हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं व्यापक दृष्टिकोण, मतलब कि जो लोक प्रशासन है उसको
बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। यदि लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ लिया जाए तो इसके क्षेत्र में सरकार की तीनों ही शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, उसको शामिल किया जाएगा। दूसरे शब्दों में इसके क्षेत्र की परिधि में वह सभी क्रियाएं आ जाएंगी जो सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की सभी शाखाओं द्वारा संपादित की जाती है। मतलब कि ये जो क्षेत्र है उनके क्षेत्र में बहुत सारी क्रियाएं आ जाएंगी जिसमें सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो सरकार को सभी शाखाओं के थ्रू जब ये कोई काम करते हैं तो सारी क्रियाएं इसी क्षेत्र में इन्वॉल्व हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है संकुचित दृष्टिकोण, मतलब कि इसको ब्रीफ जिसे बोलते हैं, नैरो व्यू, मतलब इसके बारे में बहुत कम जो व्यूज़ आते हैं उसको बारे में बताया गया। साइमन तथा लूथर गुलिक जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया है। इन लोगों के मतानुसार लोक प्रशासन के संकुचित परिभाषा ही उचित है और उसी के आधार पर इसके क्षेत्र का निश्चय होना चाहिए। इसकी संकुचित परिभाषा के अनुसार इसका संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है, अतः इसके आधार पर लोक प्रशासन के अध्ययन में केवल संगठन, कर्मचारी वर्ग एवं उनके कार्य करने के तरीके आदि को सम्मिलित किया जाएगा। मतलब कि इस दृष्टिकोण में ये बताया गया है कि जो लोक प्रशासन है उसकी परिभाषा उचित है और उसी के आधार पर इसका क्षेत्र जो है वो निश्चित किया जाएगा। इसी के ऊपर कार्यपालिका शाखाएं इसका वर्क करेगी जिसके थ्रू लोक प्रशासन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके आधार पर जो संगठन है, जो कर्मचारी है और वो जितने भी कार्य हैं वो करने के तरीके इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे लोक प्रशासन की इस शाखा में। ग पॉइंट है पोस्कोप दृष्टिकोण। ये एक अंग्रेज़ी शब्द का एक भाषा, वो जो स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं उसको ऐड करके ये चीज़ बनाई जाती है जिसको बोला गया है यहाँ पे पोस्टकोप दृष्टिकोण, जिसके में पहला पॉइंट है पोस्टकोप का। पोस्टकोप है POSTCORP, मतलब कि इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है। P4 मतलब प्लानिंग, मतलब योजनाएं बनाना। प्रत्येक प्रशासकीय कार्य को संपन्न करने से पहले उसकी एक योजना बना ली जाती है। यह तय कर लिया जाता है कि कार्य को पूरा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाएगा। भारत के विकास के लिए अपनाई गई पंचवर्षीय योजनाएं इसके उदाहरण हैं। मतलब कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसमें सबसे पहले प्लानिंग होती है, बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम नहीं होता। इसलिए लोक प्रशासन में भी जब इसमें कार्य किए जाते हैं उसके लिए सबसे पहले इसमें जो होती है हमारी प्लानिंग बनाई जाती है। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें संगठन आते हैं। योजनाएं बनाने के बाद संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन मतलब कि ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है सही ढंग से कार्य करने के लिए। इसके लिए ढांचा भी तैयार किया जाता है, मतलब अधिकारियों को इन्वॉल्व करके इसमें, और उसे निश्चित उपविभागों में प्रबंधित किया जाता है। मतलब कि निश्चित उपविभाग जैसे डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी कुछ छोटे छोटे अधिकारियों को काम सौंप दिया जाता है ग्रुप में, जिसको प्रबंध करने में, जो कार्य है उसको करने में आसानी होती है। कोई एक व्यक्ति तो इतने सारे काम नहीं कर पाएगा लोक प्रशासन में जितने भी कार्य आते हैं, इसलिए वो थोड़े थोड़े डिपार्टमेंट में उसको जो होता है पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्टाफिंग, मतलब जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है वहाँ पे काम करने के लिए उनको नियुक्त किया जाता है और उनके प्रशिक्षण और कार्य करने की अनुकूल दशाओं का प्रबंध किया जाता है। मतलब जो उनका कार्य करने का तरीका है उसके अकॉर्डिंग उनको, जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं वहाँ पे भी तो स्टाफ वगैरह में काम करने के लिए हमें देखना पड़ता है, हमारी स्किल्स वगैरह को देखनी होती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो होता है प्रबंध किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है इन सब चीज़ों को। फोर्थ पॉइंट आता है डायरेक्टिंग, मतलब दिशा निर्देश देना। पथ प्रदर्शन के लिए निर्णय लिए जाते हैं तथा आज्ञाएं एवं निर्देश दिए जाते हैं। मतलब जो कर्मचारी वर्ग है उनको जब तक दिशा निर्देश ना दिया जाए, डायरेक्ट ना किया जाए, निर्देश ना दिए जाएं, जब तक वो कार्य कैसे करेंगे। उनको निर्देश करने के लिए भी वो चीज़ उसके अकॉर्डिंगली इनको दिए जाते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट कोऑर्डिनेटिंग होता है, मतलब कि जब जो विभिन्न विभाग या विभाग मतलब डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े ना हो जाए, उनके बीच में जो समन्वय है मतलब शांति स्थापित करने के लिए यूज़ किया जाए। कोऑपरेट जिसे बोलते हैं कि हम एडजस्टमेंट किसी चीज़ में करते हैं उसको आराम से किया जा सके ताकि इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो।
6 पॉइंट आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग करना मतलब संगठन के प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के संबंध में उन लोगों को सूचनाएं प्रदान करना जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। रिपोर्ट करना उस चीज़ के लिए, उनको रिपोर्ट करने के लिए भी ये सब चीज़ें की जाती हैं। 7 पॉइंट आता है, सबसे लास्ट पॉइंट है बजट। बजट जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें उसके आखिरी में हम बजट भी तैयार करते हैं। वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है। इसके अंतर्गत वित्तीय योजनाएं तैयार करना, लेखा जोखा रखना और प्रशासकीय विभागों को वित्तीय साधनों के द्वारा अपने नियंत्रण में रखना आदि बातें सम्मिलित आती है। प्रशासकीय विभाग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो जो मतलब पैसों से रिलेटेड उसमें नियंत्रण बनाए रख सकते हैं ताकि वो उस पर अपना कंट्रोल रहे पैसों के थ्रू, और उसका लेखा जोखा रखने के लिए भी ये सब यूज़ किया जाता है बजट बनाने के लिए, ताकि कहाँ पे पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसा यूज़ हो रहा है, वो सब इसमें पता लग सके डिपार्टमेंट को, मतलब कि प्रशासन को पता लग सके। इसी के बिहाफ पे ये काम होता है। घ पॉइंट है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। जो यह दृष्टिकोण का समर्थक है वो राज्य और लोक प्रशासन में, मतलब राज्य और लोक इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी रखना। मतलब कि राज्य का कार्य भी यही होता है और लोक कल्याणकारी कार्य भी यही होता है। दोनों का मोटिव एक ही होता है, जनहित अथवा मतलब जनता जो है उसको हर प्रकार से सुख सुविधाएं प्रदान करना। आधुनिक युग में अधिकतर देशों में पुलिस राज्य के बदले लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। मतलब जो इस टाइम पे जो युग चल रहा है उसमें अधिकतर देश ऐसे हैं जिसमें पुलिस राज्य के बदले लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है, और यह लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में नियंत्रित करता हुआ समानता और स्वतंत्रता की स्थापना का प्रयत्न करता है। जो राज्य है कल्याणकारी राज्य, वो व्यक्ति के जीवन को समानता और स्वतंत्रता की स्थापना का बहुत ज़्यादा इसके लिए बहुत ज़्यादा उनको कोशिशें लगा रहता है ताकि लोगों के बीच में समानताएं जो हैं और स्वतंत्रताएं लोगों के बीच में वो बनी रहे। अब आती है बारी लोक प्रशासन का महत्व। पहले मैंने बताया था लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उसके बाद बताया था मैंने उसका क्षेत्र क्या क्या है, उसके दृष्टिकोण भी बताए गए थे। इसमें दृष्टिकोण भी बताया जा सकता है कि क्षेत्रों में दृष्टिकोण के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं। ज़्यादा लेंथी लगे तो बीच में से पॉइंट्स आप काट सकते हैं, आप स्किप कर दीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे करने में। नेक्स्ट आती है लोक प्रशासन का महत्व। इसमें ऊपर के पॉइंट्स ना भी लिखो तो चलेगा, नीचे वाले पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है महत्व क्या क्या है। संपूर्ण मानव जीवन से संबंधित इसमें लोक प्रशासन है। क्यों महत्वपूर्ण है इन सब चीज़ों के लिए। मानव जीवन है उसमें ये लोक प्रशासन जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में बताते हैं। आधुनिक युग में राज्य के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ प्रशासन का महत्व और भी बढ़ गया है। आधुनिक काल में राज्य के कार्यों में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। राज्य के कार्य क्षेत्र में इन दिनों वह कार्य भी आ गए हैं जो पहले निजी संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जाते थे। अब व्यक्तिगत जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई, क्योंकि जीवन का प्राय कोई भी क्षेत्र राज्य की क्रियाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गया है। मतलब कि जो आधुनिक युग है उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसमें लोक प्रशासन बनाया गया, जिसमें लोक प्रशासन जो है कार्य क्षेत्र में इन दिनों वह कार्य भी आ गए हैं। मतलब जो निजी संगठन थे और जो निजी व्यक्तियां थे, जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो काम होते थे, वो अब प्राइवेट सेक्टर से हटकर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आ गए हैं। जो भी कार्य प्राइवेट में होते थे वो गवर्नमेंट में आ गए हैं। कोई भी क्षेत्र है वो राज्य की अनुमति के बिना वहाँ पे कोई काम नहीं होता और क्रियाओं से प्रभावित हुए बिना रह गया है। आखिर में ये लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि आता है, ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में राज्य का कार्य सिर्फ शांति और सुरक्षा की स्थापना करना ही नहीं रह गया है। ये बल्कि लिखना था, यहाँ पे गलती से आ गया। ये बल्कि राज्य व्यक्तिगत जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को नियंत्रित और नियमित करने लगा है। मतलब जो लोक प्रशासन है वो ये भी कहा जा सकता है कि जो लोक प्रशासन है राज्य का काम क्या हो गया, जो सिर्फ शांति और सुरक्षा बनाना। पहले था
राज्य का काम था शांति और सुरक्षा बनाए रखना, लेकिन वो अब सीमित नहीं रह गया है। उसके अलावा व्यक्तिगत जीवन के जो जितने भी क्षेत्र हैं उसको कंट्रोल में करना और उसको अच्छे से नियमित करने में लग गया है तथा उनमें हस्तक्षेप करने लगा है। इन सब चीज़ों में भी, क्षेत्रों में भी ये इन्वॉल्व होने लगा है। राजनीति में, व्यापार में, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप अश्वभावी हो गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। फर्स्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा लेंथी है तो मैंने सेकंड पॉइंट स्किप कर दिया है। थर्ड पॉइंट आता है राज्य के स्वरूप का विशिष्ट भाग। राज्य की गतिविधियों की बढ़ती जटिलता के कारण प्रशासनिक विज्ञान का जन्म हुआ है। समय समय पर राज्य अपनी समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न में विभिन्न प्रयोग करता रहा। उपयुक्त प्रयोग अनायास ही प्रशासकीय विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत बन गए। मतलब कि जो राज्य की गतिविधियों की बढ़ती जटिलता है, जो राज्य की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी वो एक्शंस लेते हैं, जितने भी उनमें जो परेशानियां आती है, जो जटिलताएं आती है, उसकी वजह से जो प्रशासनिक विज्ञान है उसकी वजह जो परेशानियां उपलब्ध हुई हैं, जो समस्याएं हैं, उसकी वजह से ये प्रशासनिक विज्ञान ने जन्म लिया है। जो समय समय पर राज्य अपनी समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न में विभिन्न प्रयोग करता रहा। राज्य हैं बहुत ज़्यादा प्रयास करने लगा था, जो नए नए तरीके अपनाने लगा था अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। जो बाकी के प्रयोग थे वो प्रशासकीय विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत बन गए। मतलब कि प्रशासकीय विज्ञान के थ्रू ही ये समस्याओं को सुलझाने में ये सफल हो पाए थे। जिस तरह से राज्य के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका है विधायिका, और कार्यकारिणी है कार्यपालिका, और न्यायपालिका आदि की विवेचना होती है, उसी प्रकार शासकीय भाग की भी विवेचना होती है। प्रशासन भी राज्य के स्वरूप के विशिष्ट भाग के रूप में स्वीकृत है। प्रशासन भी इसमें राज्य के स्वरूप के विशिष्ट भाग के रूप में ही ये आगे आता है। सेकंड पॉइंट आप ये लिख लेना। थर्ड पॉइंट आता है मौलिक अधिकारों की रक्षा। लोक प्रशासन है मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। प्रशासन सबल व्यक्ति के विरुद्ध निर्बल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। सबल व्यक्ति जो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, बिल्कुल जो किसी चीज़ की जिसके पास कमी नहीं होती, वो उसके मुकाबले निर्बल व्यक्ति जो बिल्कुल गरीब है, बेरोजगार है, उन व्यक्तियों के अधिकारों की वो रक्षा करता है। लोक प्रशासन का संबंध कानूनों के क्रियान्वयन से ही होता है। मतलब जो लोक प्रशासन है उसका वो रिलेटेड ही है कानूनों से ही। और लोक प्रशासन जहाँ कानून के उचित पालन के संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, वहीं वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। मतलब जो लोक प्रशासन है वह कानून के उचित पालन के लिए भी ये उत्तरदायी होता है और दूसरी तरफ ये मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है लोगों की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पूंजी, श्रम तथा कार्य अवधि आदि की अनेक समस्याओं की उत्पत्ति हुई है। मतलब जब औद्योगिक क्रांति हुई थी उसके परिणाम स्वरूप यही हुआ था कि जो पूंजी है, श्रम है और कार्य में बहुत ज़्यादा समस्याओं की जो उत्पत्ति हुई थी। लोक प्रशासन की कार्यकुशलता के अभाव में ना तो नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा ही संभव हो सकेगी तथा ना सरकार अपने कार्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकेगी। मतलब कि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन जिस तरीके से काम करता है, अगर वो ना हुआ तो उसके अभाव में मौलिक अधिकारों, जो लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा भी नहीं हो पाएगी और जो सरकार है अपने कार्य और उद्देश्यों को नहीं पूरा कर पाएगा। इसके बदौलत ही ये सब संभव हो पाता है। किसी सरकार की सफलता अथवा असफलता उसके स्वरूप पर निर्भर नहीं करती, वरना उसके प्रशासन पर निर्भर करती है। मतलब जो कोई भी सरकार बनती है या बिगड़ती है, उसके स्वरूप पर वह निर्भर नहीं करती कि कैसा स्ट्रक्चर है उसका, कि कैसी सरकार नहीं है, उसके प्रशासन पर, कि वो काम कैसे करता है, उसके प्रशासन पर निर्भर करती है। प्रशासन सरकार की ही एक ऐसी कुंजी है जो उसे सफल अथवा असफल बनाने में अपना पूरा सहयोग देती है। मतलब प्रशासन एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को गिरा भी सकती है और संभाल भी सकती है। ये कोई इसका सरकार कैसी है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो कार्य कैसे करती है वो चीज़ देखना होता है, जिसकी वजह से वह सफल या असफल का उसमें पता लग पाता है। ये मैंने थर्ड पॉइंट छोड़ दिया, आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने डायरेक्टली ये कर दिया समस्याओं का समाधान। 3-4 पॉइंट्स लिख देंगे, महत्व तो इनफ है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ही करने में आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, तो इसीलिए मैंने 2-4 पॉइंट्स आपको इजीली बताए हैं जो आप उसको एग्ज़ाम्स में लिख सकें।
समस्याओं का समाधान भी इसमें इन्वॉल्व है। लोक प्रशासन का संबंध विभिन्न कार्यों और समस्याओं को हल करने से है ताकि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें। मतलब जो लोक प्रशासन है वो जो बहुत सारे कार्य होते हैं, जो जनता के बीच में जितने भी कार्य होते हैं, वो समस्याएं हैं उनको हल करने से रिलेटेड है, ताकि वह जो उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो सके। समस्याओं के समाधान में जागरूक रहने के फलस्वरूप ही लोक प्रशासन अपने महत्व को बनाए रखते हैं। मतलब कि समस्याओं का समाधान में अगर जब तक समस्याओं का समाधान मिलता रहेगा, लोक प्रशासन का जो महत्व है वो बना ही रहेगा। अदरवाइज़ लोक प्रशासन अगर सही ढंग से कार्य नहीं करता, वो उसका महत्व फिर ख़त्म हो जाएगा। क्या हम इस दृष्टि से लोक प्रशासन की श्रेणी नहीं है कि वह बेरोजगारी के निदान और न्यायिक समस्याओं के समाधान के प्रति सदैव उत्सुक रहता है? क्योंकि हम इसीलिए लोक प्रशासन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो बेरोजगारी है उससे निदान मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए, और जो जितनी भी समस्याएं हैं, न्याय से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, उनके समाधान खोज निकालने के लिए ये लोक प्रशासन बहुत ज़्यादा लोक प्रशासन कार्य करता है इस चीज़ के लिए, जिसकी वजह से हम इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वर्तमान युग में सरकार के समक्ष विभिन्न प्रकार की समस्याएं औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण प्रस्तुत हो रही है। इन समस्याओं का समाधान लोक प्रशासन के कर्मचारियों के परामर्श एवं सहयोग से ही संभव है। समस्याओं के समाधान में जागरूक रहने के फलस्वरूप ही लोक प्रशासन अपने महत्व को बनाए रखता है। यही है कि इसमें जो समस्याओं का समाधान है, जब तक लोक प्रशासन समस्याओं का समाधान नहीं खोज लेता, वह कर्मचारियों के परामर्श एवं सहयोग से ही संभव है। मतलब कि जब ये लोक प्रशासन जब कार्य करता है, समस्याओं को सुलझाता है, तभी हम इसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं और इसके महत्व को जान पाते हैं, जिसकी वजह से जो लोक प्रशासन है वो बना रहता है। जनतंत्र के लिए आवश्यक। नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक प्रशासन आम लोगों के हित में काम करता है, ना कि किसी खास वर्ग या समूह के हित में। जनतंत्र के लिए आवश्यक मतलब कंपल्सरी फॉर डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा, जनतंत्र या लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, ज़रूरी है इसके लिए। लोकतांत्रिक प्रशासन आम लोगों के हित में मतलब कि कम के लिए काम करता है। आम लोग जो होते हैं, जनता होती है, वो किसी खास वर्ग, कोई पार्टी, कोई स्पेशल जो इनका ग्रुप होता है या समूह के हित में कार्य नहीं करता। ये जनमत का आदर करता है और नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है। जो राजनीतिक अधिकार दे रखा है नागरिकों को, उनकी रक्षा करता है। वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीनस्थ कार्य करता है। मतलब कि जो विधायिका के प्रति जो मंत्री होते हैं, विधायिका में काम करने वाले जितने भी मंत्री होते हैं, वह उनके अंडर में कार्य करता है। वस्तुतः ऐसा प्रशासन लोकतांत्रिक होगा जो जनता के प्रभुत्व में विश्वास करता हो, जो जनप्रतिनिधियों को जनतंत्र की भावना के अनुकूल स्वीकार करता हो एवं जो जनता के हित के लिए सभी कार्य करे और जिसमें प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति हो। मतलब कि ये है ऐसा प्रशासन है लोकतांत्रिक होगा जो जनता के प्रभुत्व में विश्वास रखता है। मतलब कि जनता जो कार्य करे उनके लिए उत्तरदायी होगी, और जो सरकार बनती है उसके लिए विश्वास रखती है जनता, तभी जाके लोक प्रशासन का जो महत्व है बना रहेगा, और जिसमें जो कार्य है वो जनता के हित के लिए ये सब जो लोक प्रशासन है वो कार्य करता है। ये लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि समाज में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए भी लोक प्रशासन की आवश्यकता है, कि प्रशासन के अभाव में समाज में शांति, एकता एवं स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं, जबकि सभ्य समाज की कल्पना इन सब के अभाव में की नहीं जा सकती। मतलब कि जो प्रशासन है उसके बिना जो समाज में ना ही शांति बनी जा सकती, ना ही एकता हो सकती और ना स्थिरता बनाई रखना इसमें संभव है, जबकि जो सभ्य समाज की कल्पना है इन सबके अभाव में की नहीं जा सकती। जो सभ्य समाज क्या होता है, बिल्कुल सही समाज जो होता है उसकी कल्पना इसके बिना नहीं की जा सकती। स्पष्ट है कि प्रशासन की नींव पर ही सभ्यता रूपी इमारत खड़ी है। मतलब कि प्रशासन की नींव पर ही ये सभ्यता खड़ी है। यदि नींव कमज़ोर पड़ जाए तो सभ्यता की रक्षा के लिए उसमें प्रशासन की महत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मतलब कि अगर जो नींव है कमज़ोर पड़ जाए तो वह सभ्यता की रक्षा के लिए ही वो जो प्रशासन है उसके महत्व को समझना ज़रूरी हो जाएगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में प्रत्येक राज्य में प्रशासन का विकास आवश्यक है। मतलब कि ये आप उसमें लिख सकते हैं, जो लास्ट में पॉइंट्स लिखते हैं हम,
प्रस्तावना जो पहले तो भूमिका आती, थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख के अर्थ लिख दो उसके बाद आता है क्षेत्र, अब आता है महत्व, उसके बाद लास्ट में कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं जिसमें ये लिख सकते हैं कि आधुनिक युग में हर राज्य में मतलब ये प्रशासन की ज़रूरत है, उसका विकास ज़रूरी है, क्योंकि इसके महत्व बढ़ जाने के कारण इसके विकास पर ध्यान देना मतलब आवश्यक है, मतलब देश के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो ये विकास है देश के विकास के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का युग प्रजातंत्र का युग है, और प्रजातंत्र में तो प्रशासन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र पर आधारित प्रशासन का एक ही उद्देश्य है जनसेवा, क्योंकि प्रशासन का एक ही उद्देश्य होता है जनसेवा करना, जनसेवा मतलब जनता की सेवा करना। तो ये 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। महत्व ज़्यादा लगे तो 3-4 पॉइंट्स ही लिखना, ज़्यादा पॉइंट्स लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन यूनिट 1 में से बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है जो आने के चांसेस हों। तो यू कैन लर्न दिस एंड राइट ऑन योर एग्ज़ाम पेपर। आप ये लोग लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, बहुत इजी लैंग्वेज है। इससे रिलेटेड और यूनिट से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।